Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहले आप वो देख लीजिए जिसमें हमने डिस्कस किया है कॉजेज़ और कहाँ से ये रिवोल्ट शुरू होता है और कौन कौन से एरियाज़ में स्प्रेड होता है, वो पहले आप देख लीजिए जिससे कि आपको ये वीडियो को समझने में और आसानी होगी। बाकी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत कुछ है जानने को, शुरू करते हैं। सो हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए हैं, हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से एरियाज़ में जो है ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था। आज हम बात करेंगे अबाउट दी कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ द रिवोल्ट। देखिए, रिवोल्ट जो था एट लास्ट आप देखेंगे वो फेल हो जाता है क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस रिवोल्ट को क्रश करने में सक्सेसफुल होते हैं। उनको टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगा है हर एरिया में इस रिवोल्ट को क्रश करने पे, पर वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसके पीछे कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो पहले हम देखते हैं द रिवोल्ट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड आवर। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ऐसा तय किया गया था कि जो रिवोल्ट है वो शुरू होगा 31 मई को, पर उससे पहले कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी रेजिमेंट्स में आप देखोगे सोल्जर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है, डिसबैंडन कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उनमें अनरेस्ट था। तो वो रिवोल्ट, ये जो भी उनके साथियों के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं तो वो उन सब का बदला लेना चाहते थे। तो बिकॉज ऑफ रिवेंज वो पेशेंस नहीं था उनका वेट करने का, तो जिसकी वजह से जो है रिवोल्ट टाइम से पहले ही लॉन्च कर दिया जाता है। तो डिसाइड किया गया था कि ये 31 मई को जो है रिवोल्ट शुरू किया जाएगा, बट ये शुरू कर दिया जाता है 10 मई को और मेरठ से शुरू होता है ये रिवोल्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत से रिबेलियंस जो थे उनको पता ही नहीं था कि प्लान क्या है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता करना क्या है। सो ये भी एक बहुत मेजर रीज़न बनता है कि जिसकी वजह से ये रिवोल्ट फेल हो जाता है अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या था लोकलाइज्ड नेचर ऑफ द रिवोल्ट। लोकलाइज्ड नेचर क्या था कि यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं था कि सब लोग एक साथ मिल के एक सिंगल रीज़न के लिए यूनिटी के साथ नहीं लड़ रहे थे। सबके अपने अपने रीज़न थे लड़ने के पीछे। तो जैसे आप देखोगे कि ऐसा मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप देखेंगे ये सिर्फ कुछ एरियाज़ तक ही कन्फाइन था, जैसे कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया, जिसमें आते हैं रोहिलखंड, अवध, दिल्ली और नर्मदा और चंबल के बीच के जो टेरिटरीज़ है वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि बंगाल और बिहार। ठीक है, और तो ये तो जो एरियाज़ मैंने अभी आपको बताए ये तो काफ़ी एक्टिव थे रिवोल्ट में। बट कुछ एरियाज़ जैसे कि आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में जो दोस्त मोहम्मद थे वो तो खैर काफ़ी फ्रेंडली थे ब्रिटिशर्स के लिए, और इसके साथ साथ पंजाब, सिंध, राजपूताना और ठीक है। तो आप बेसिकली देखेंगे हैदराबाद निज़ाम के जो निज़ाम थे ये सब जो हैं आप समहाउ देखोगे दीज पीपल वर सपोर्टिंग द ब्रिटिशर्स। एंड स्पेशली अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब ने एक मेजर रोल प्ले किया इस रिवोल्ट को क्रश करने में। उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो जिससे कि क्या हुआ, कुछ लोग तो रिवोल्ट में फाइट कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोग नहीं फाइट कर रहे थे। तो एक यूनाइटेड फ्रंट पे लोग नहीं लड़ रहे थे। तो ये भी एक मेजर रीज़न बनता है अल्टीमेटली इस रिवोल्ट को फेल होने में। और नेपाल भी जैसे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉयल्टी ऑफ सेवरल रूलर्स टू द ब्रिटिश। जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में भी डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन था। अगर ये सारे रूलर्स इकट्ठे होकर लड़ते उनके खिलाफ तो शायद हमें आज़ादी 1857 में ही मिल जाती। पर क्योंकि सबके फाइट करने के कॉजेज़ अलग थे, लोग बड़ी अलग अलग इंटेंशंस के साथ फाइट कर रहे थे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे रूलर्स जैसे कि सिंधिया,
या उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे दिनकर राव, सर सलार जंग द मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, द बेगम ऑफ भोपाल, सर जंग बहादुर द रियल रूलर ऑफ नेपाल। तो ये सारे जो रूलर्स थे ये किसको सपोर्ट कर रहे थे? ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा जो पंजाब के रूलर्स थे, जैसे कि आप देखेंगे राजाज ऑफ पटियाला एंड जिंद, ठीक है, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। इसके अलावा जो गोरखा सोल्जर्स थे दे वर ऑल्सो लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो बिकॉज ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी लॉयल्टी मिल रही थी बहुत सारे रूलर से, तो उनको सपोर्ट मिल रहा था, तो जिसकी वजह से जो है वो इस रिवोल्ट को अल्टीमेटली क्रश करने में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पॉइंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द म्यूटिनियर्स। देखिए ब्रिटिश एम्पायर आपको पता है वैसे ही पावरफुल है, उनके पास वेपन्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उनके नेवी बहुत अच्छी है, तो उनके पास पूरे रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि क्रिमियन वॉर हो चुकी थी, चाइनीज़ वॉर में वो जीत के आए थे, तो जिसके बाद क्या थी, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फुल्ली इक्विप्ड थी, उनके पास टेलीग्राफ का सिस्टम था, पोस्टल कम्युनिकेशन उनके लिए काफ़ी इजी था, तो इसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, प्लस उनको सी पे पूरा कंट्रोल था, उनके पास वेपन्स बहुत अच्छे थे, सोल्जर्स काफ़ी स्किल्ड थे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स की साइड है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है, वेर आज हम दूसरी साइड अगर देखें म्यूटनियर्स की, तो वहाँ पे आप देखोगे उनके पास कुछ थोड़े बहुत गन्स थी, मस्केट्स थी, ठीक है, और वो स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स के साथ लड़ रहे थे, तलवारों के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो अमीर लोग थे, जो वेल्दी इंडियंस थे, उन्होंने भी म्यूटनियर्स को किसी तरीके का सपोर्ट नहीं किया। तो बिकॉज एक साइड वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है, और दूसरी साइड में वो चीज़ नहीं है, तो ये भी एक रीज़न समहाउ बनता है फेलर का। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ कॉमन आइडियल। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, सो देर वॉज नो यूनिटी अमंग द म्यूटिनियर्स। मतलब एक कॉज के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एक कॉज के लिए नहीं लड़ रहे थे, सब अब अलग अलग रीज़न से लड़ रहे थे। जैसे कि आपको पता है जो दिल्ली के सिपाही थे वो चाहते थे कि अपनी जो ग्लोरी है, मुगल एम्परर की जो ग्लोरी है उसको वापस लेकर आना। इसके अलावा जो सिपाही थे अवध के, वो चाहते थे कि अपने किंग को रिस्टोर करना। झांसी की रानी अलग कॉज के लिए लड़ रही थी। और इसके अलावा जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था हिंदू और मुसलमान का, ठीक है, वो उनमें एक रिलीजियस फर्वर था जिसकी वजह से वो लड़ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीफ्टेन्स थे, ठीक है, वो अलग तरीके से लड़ रहे थे। तो आप बेसिकली देखोगे कि जितने भी लोग इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक मकसद नहीं है, उनके अलग अलग मकसद हैं, उनके मकसद बटे हुए हैं। और इसके अलावा जैसे आप देखेंगे खान बहादुर खान जो हैं, ही सेट हिमसेल्फ एज वॉइसरॉय और नायब नज़ीम ऑफ रोहिलखंड। तो बेसिकली आप देखोगे जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया सबके अलग अलग मकसद थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कमज़ोर पड़ा कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट। ठीक है, और ऊपर से आप देखेंगे ब्रिटिशर्स हैं, उनको एक ही फरवर के साथ वो लड़ रहे थे, उनको था कि इनको हराना है। तो जब क्या होता है, ए मोटिव सेम होता है ना, जब यूनिटी होती है तो आप देखेंगे जिस तरफ यूनिटी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। सो यही कुछ हमें रीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ऐसा नहीं है कि सब ने इस रिवोल्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करा। आप देखेंगे कॉमन मतलब बेसिकली यूनिटी तो थी नहीं, कॉमन मासेस ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, आप देखेंगे सिपॉइज़ ने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो ज़मींदार थे और रिच मर्चेंट्स थे वो तो खैर लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, और जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उन्होंने भी इसको एज एन अनप्रोग्रेसिव मूवमेंट की तरह देखा, उन्होंने भी किसी तरीके का सपोर्ट नहीं किया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब पूरी सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिला रिवोल्ट को, तो वो भी एक रीज़न बनता है इसके फेलर के पीछे। नेक्स्ट हम देखते हैं द रिवोल्ट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। वो हम खैर शुरुआत से ही देख सकते हैं, क्योंकि जो डिसाइड किया गया था डेट, ठीक है, उस डेट को तो रिवोल्ट हुआ नहीं, कि उससे पहले ही हो गया, तो किसी को खबर नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं, लीडरशिप अच्छी नहीं थी, बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था ये रिवोल्ट। तो इसकी ये भी एक मेजर रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नो एबल लीडरशिप अमंग द म्यूटिनियर्स। तो जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, प्लान्ड नहीं था, तो आप देखेंगे कोई एक अच्छी लीडरशिप भी नहीं थी। मतलब जो म्यूटिनियर्स हैं उनकी तरफ कोई ऐसी, मतलब कुछ लोग तो थे जैसे कि झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, नाना साहिब थे, ठीक है, बहादुर शाह जो थे वो खैर
खुद ही एक बड़े ही इस समय बुजुर्ग इंसान थे, तो उनमें भी वो ज़ील नहीं थी फाइट करने की। तो और ऊपर से ये सब लीडर्स अपने अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे, तो ये भी एक, क्योंकि लीडरशिप अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी आप देखोगे समहाउ इसका मतलब ये अल्टीमेटली फेल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल इंट्रीग्स एंड जेलसीज अमंग इंडियन लीडर्स की। देखिए आपस में भी इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे, जो म्यूटिनियर्स थे या जो इंडियन लीडर्स जो फाइट कर रहे थे, तो इनकी आपस में भी इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, कॉमन कॉज के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो आपस में जेलसीज थी, आपस में भी कंपटीशन था, पर्सनल इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से आप देखोगे एक सुप्रीम लीडर आपको नहीं मिलता है इस रिवोल्ट का। तो जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरी साइड आप देखेंगे, अगर ब्रिटिशर्स की हम बात करें तो उनका एडवांटेज था, क्योंकि वो एक सुप्रीम लीडरशिप के अंडर लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स इन द रिवोल्ट। ठीक है, जैसा हमने बोला जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनको लगता था कि अनप्रोग्रेसिव है, उनको लगता था हम मतलब मॉडर्नाइजेशन आएगी कंट्री में ब्रिटिशर्स के अंडर, मतलब हम ब्रिटिशर, वो ये अभी तक वो ये नहीं समझ मतलब ये सोच पा रहे थे कि हम मतलब इंडिविजुअली मतलब इंडियंस भी रूल कर सकते हैं। फ्रीडम अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया था, वो सोच रहे थे हम ब्रिटिशर्स के अंडर ही रह के जो है प्रोग्रेस करें। ठीक है, तो ये भी एक मेजर रीज़न बनता है क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मुगल एम्परर बहादुर शाह टू अ ब्रोकन रीड। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 82 ईयर्स के थे, उनमें वो ज़ील नहीं थी, या आप कहेंगे वो करेज या एम्बिशन नहीं था कि वो दोबारा से अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, दोबारा से लीडरशिप को कायम करना चाहते हैं। तो हाउएवर म्यूटिनियर्स ने उनको बना तो दिया था, बिठा दिया था थ्रोन पे, पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। ठीक है, अगर उनमें वो काबिलियत होती, वो स्ट्रेंथ होती, वो चीज़ होती, तो शायद वो इसका फ़ायदा उठा सकते थे, बट वैसा हो नहीं पाया। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। देखिए अभी तक किसी में वो नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं जागी थी, यूनिटी अभी तक देश में नहीं आई थी। ठीक है, जो देश था वो रीजनलिज्म पे, प्रोविंशलिज्म पे, कास्टिज्म में, मतलब धर्म के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, ठीक है, जाति के हिसाब से बटा हुआ था। ठीक है, सो इसकी वजह से क्योंकि नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, एक साथ नहीं लड़ रहे थे, तो एक कॉमन कॉज के लिए नहीं लड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से भी, क्योंकि अभी ये बटे हुए हैं, ये भी एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ ए फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम। ठीक है, देखिए अब कोई जैसे रिबेल्स थे, जो म्यूटनियर्स थे, उन्होंने लॉन्च तो कर दिया रिवोल्ट, ठीक है, बट कुछ उससे पहले डिसाइड नहीं किया, प्लान नहीं किया, ये नहीं सोचा कि अगर हम जीत जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो वो फार साइटेडनेस उनके अंदर नहीं थी, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था कि किस तरीके से मतलब क्या फ्यूचर होगा कंट्री का आगे चलकर, कैसे किया जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं जो इनका फ्यूचरिस्टिक प्लान भी बिल्कुल मिसिंग था, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा इनके साथ जुड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर वो मतलब कहते हैं ना एक मोटिव, एक एम, वो चीज़ नहीं लोगों को दिख पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लॉर्ड कैनिंग। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, इंग्लिश के पास एडवांटेज है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक सुप्रीम लीडरशिप के अंडर वो लड़ रहे हैं और वेल इक्विप्ड है, वेल प्लान्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे उनके पास केपेबल लीडर्स और जनरल्स हैं, जैसे कि लॉरेंस ब्रदर्स हो गए, निकोलसन हो गए, ऑट्रम, हैवलॉक, नील, एडवर्ड। ठीक है, ये सब एक सुपीरियर इंडियन लीडर्स थे, मिलिट्री की फील्ड में और पॉलिटिक्स की भी फील्ड में, और इन सब ने जो है एक कॉमन एम, जैसा मैंने बताया, उसके लिए लड़ रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में डिफेंड कर रहे थे, एंड इसी वजह से आप देखोगे कि ये लोग सक्सेसफुल होते हैं इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। खैर आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो नेचर ऑफ रिवोल्ट के ऊपर बनाऊंगी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके इफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।